Hello students, this is lecture number 5 on chapter 13 AC circuits. In last lecture, we discussed about what is the meaning of phasor diagram, formula for AC EMF, formula for AC current. ये सब हम लोगों ने discuss किया था. Then in one lecture we discuss उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इफ वी कंसीडर एसी सर्किट विद द प्योर रेजिस्टर, उस सर्किट में AC EMF एंड AC करंट आर ऑलवेज इन फेज, दोनों में फेज डिफरेंस 0 रहता है, ये डिस्कस किया. रेजिस्टिव सर्किट में हम लोगों ने दिखाया है कि जो रेजिस्टेंस ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है. फिर दूसरा सर्किट हम लोगों ने डिस्कस किया था AC सर्किट विद द प्योर इंडक्टर. In that circuit, we discussed and concluded that AC EMF in inductor circuit is always leading by pi by 2 radian to AC current. मतलब AC EMF लीड होता है AC करंट से, ये हम लोगों ने प्रूव किया. फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, वेव फॉर्म ड्रॉ किया, और वहाँ हम लोगों ने कंक्लूड किया कि जो अपोजिशन इंट्रोड्यूस बाय द इंडक्टर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है. कंक्लूड किया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ये प्रूव किया कि इंडक्टर opposes the inductor oppose the AC current and allows the DC current. फिर अगला सर्किट हम लोगों ने डिस्कस किया था AC सर्किट विद कैपेसिटर. वहाँ हम लोगों ने प्रूव किया कि इन कैपेसिटिव सर्किट AC करंट लीड्स द AC EMF बाय पाई बाय 2 रेडियन, और वहाँ प्रूव किया कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. कैपेसिटर अलाउज द AC करंट टू फ्लो एंड ब्लॉक द DC करंट टू फ्लो. ये सब प्रूव. अभी हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन डिस्कस करेंगे. ये कॉम्बिनेशन जो है, दो का कॉम्बिनेशन है, आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको फ्लो रहेगा पढ़ने के लिए. इस सर्किट में देखो रेजिस्टर, इस सर्किट में देखो इंडक्टर और रेजिस्टर, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ सोर्स ऑफ AC EMF, राइट. तो आई कॉल इट एज LR सर्किट. व्हाट इज द EMF एट एनी इंस्टेंट? हम लोग हमेशा EMF का फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं और करंट डिराइव करते हैं. तो व्हाट इज द EMF एट एनी इंस्टेंट एंड व्हाट इज द करंट? अभी मैं थोड़ा सा आपको रिवर्स में पढ़ाता हूँ, कुछ कंटेंट नहीं बदलता, सेम रहता है. मानो करंट डिलीवर्ड कितना है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. दिस इज द करंट डिलीवर्ड बाय द सोर्स ऑफ EMF. अभी जो करंट फ्लो होगा यहाँ से, करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टर गिव्स EMF अक्रॉस. इसके अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा. ये उसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, इट इज ऑलवेज इन फेज विद द करंट, क्योंकि ये रेजिस्टिव पार्ट है. तो इसके अक्रॉस जो EMF मिलेगा, ये EMF जो करंट फ्लो रहा है उसके फेज में रहेगा. अगर आप प्योर रेजिस्टर लेते हो तो, अगर आप प्योर इंडक्टर लेते हो तो इसके अक्रॉस जो EMF आएगा, ये EMF करंट से पाई बाय 2 से लीड करेगा. मैं वापस रिपीट करता हूँ. हम लोग LR सर्किट ले रहे हैं. रेजिस्टेंस, इंडक्टर and source of AC EMF are connected in series. Okay. Now by this source current is delivered. Let the current is I is equal to I0 sin omega t. अभी थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि इंडक्टर नहीं है, तो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस? ये वोल्टेज हमेशा इन फेज ऑफ करंट रहेगा. मानो अभी ये नहीं है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, this voltage or yeah this EMF leads by pi by 2 radian to the current delivered by this source, right. ये हम लोग इंडिविजुअली कंसीडर करेंगे. तो ये अलोन रहेगा तो 0, ये अलोन रहेगा तो पाई बाय 2 प्लस. अगर दोनों साथ में रहेंगे तो दोनों के अक्रॉस का जो EMF है, दैट EMF और करंट में कितना फेज का डिफरेंस रहेगा? 0 से पाई बाय 2 तक का डिफरेंस रहेगा. तो देखो ये करंट डिलीवर्ड है, ये AC EMF आ जाएगा कॉम्बिनेशन के अक्रॉस.
ये है E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाइव का वैल्यू कितना रहेगा, कम से कम जीरो रहेगा, ज्यादा से ज्यादा पाई बाय टू रहेगा। ये देखो जीरो रहेगा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा पाई बाय टू रहेगा। ये फाइव का वैल्यू कब जीरो हो जाएगा, जब इंडक्टर नहीं रहेगा। ये फाइव का वैल्यू पाई बाय टू कब हो जाएगा, जब रेजिस्टर नहीं रहेगा। लेकिन दोनों रहेंगे तो ये फाइव का वैल्यू कितना रहेगा, इट लाइज बिटवीन जीरो एंड पाई बाय टू इंक्लूडिंग बोथ। तो ये हो गया एलआर सर्किट के लिए। ओके, अभी देखो थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि इंडक्टर नहीं है। अगर इंडक्टर नहीं है, मैंने एसी करंट फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, मैंने एसी करंट अलोंग द एक्स एक्सिस लिया और रेजिस्टर के अक्रॉस का ईएमएफ भी अलोंग द एक्स एक्सिस से आ जाएगा। बिकॉज व्हेन दिस सर्किट कंसिस्ट ओनली रेजिस्टर, तो इसके अक्रॉस का ईएमएफ और पास होने वाला करंट दे आर ऑलवेज इन फेज। तो फेजर डायग्राम में मैंने फेजर फॉर करंट एंड फेजर फॉर ईएमएफ अलोंग द सेम एक्सिस दिखाया। तो रेजिस्टेंस भी अलोंग द सेम एक्सिस आ गया। ये कब, व्हेन ओनली रेजिस्टर इज कंसीडर इन अ सर्किट। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये नहीं है, ये प्रेजेंट है। इफ इट इज अलोन प्रेजेंट तो करंट एज इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस रहेगा, बट इसके अक्रॉस का ईएमएफ पाई बाय टू से लीड करेगा। तो इसके अक्रॉस का जो ईएमएफ है, इसका फेजर पाई बाय टू आगे चला जाएगा, दैट इज शोन अलोंग द वाई एक्सिस। ये देखो, ये दोनों कर्व जब सर्किट में रेजिस्टेंस रहेगा तब। जब सर्किट में ओनली इंडक्टर रहेगा तो करंट का डायरेक्शन सेम है। देखो मैंने इक्वेशन नहीं बदला। लेकिन ये जीरो कब हो जाएगा, जब रेजिस्टर रहेगा तो, और ये पाई बाय टू हो जाएगा जब ओनली इंडक्टर रहेगा तो इंडक्टर के लिए ईएमएफ का फेजर किधर आएगा, अलोंग द वाई एक्सिस आएगा। और दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो इसने जो ईएमएफ सप्लाई किया डिलीवर्ड किया, दोनों के अक्रॉस चला जाएगा। बट ये दोनों के अक्रॉस जो ईएमएफ गया, ई आर एंड ई एफ, नाउ दे आर फॉर्मिंग द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल कंप्लीट करो। Diagonal of rectangle represent vector sum of EMF which is divided across the resistor and across the inductor. This is how. मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये करंट है तो हम लोग करंट का फेजर परमानेंटली अलोंग द एक्स एक्सिस रखेंगे। ये ईएमएफ है, ईएमएफ का फॉर्मूला मैंने लिया E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज द फेज एंगल, राइट। अगर सर्किट में ओनली रेजिस्टर रहेगा तो फाइव का वैल्यू जीरो रहेगा, ओनली इंडक्टर रहेगा तो फाइव का वैल्यू पाई बाय टू हो जाएगा। लेकिन दोनों रहेंगे तो फाइव कैन हैव एनी वैल्यू राइट फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू इंक्लूडिंग बोथ। ये मैंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया। फेजर लेंगे, फेजर हम लोग करंट को नहीं बदल रहे, तो लेट मी पुट द करंट एक्सिस या करंट का फेजर अलोंग द एक्स एक्सिस परमानेंटली। ओनली रेजिस्टर रहेगा तो रेजिस्टर के अक्रॉस का ईएमएफ इन फेज रहता है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। तो ये रेजिस्टेंस का डायरेक्शन। अभी थोड़ी देर के लिए सोचो कि आर नहीं है, तो ओनली इंडक्टर इज देयर, सो इट इज ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर लीड्स बाय पाई बाय टू रेडियन। तो करंट का फेजर एज इट इज, लेकिन ईएमएफ का फेजर पाई बाय टू से आगे रहेगा। ये ईएमएफ का फेजर, बट दे अलोन आर नॉट प्रेजेंट, दे बोथ आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम। अगर दोनों साथ में प्रेजेंट है तो दोनों का वेक्टर सम रहेगा अलोंग द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो ये नेट ईएमएफ है जो सोर्स ने सप्लाई किया, ये नेट ईएमएफ है जो सोर्स ने सप्लाई किया। इट इज डिवाइडेड अक्रॉस आर एंड एल। अक्रॉस दी जो रहेगा ये रेजिस्टर करंट का फेज में रहेगा। ये जो ईएमएफ है दो जगह डिवाइड हो गया, ई आर एंड ई एल। इसके अक्रॉस का जो ईएमएफ है इट इज इन फेज विद द करंट पासिंग थ्रू इट, और इसके अक्रॉस का जो ईएमएफ है इट इज पाई बाय टू से लीड कर रहा है करंट का। ये दो आ गए, तो दे आर फॉर्मिंग व्हाट, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। सो डायगोनल रिप्रेजेंट्स द नेट। तो नेट ईएमएफ कितना आएगा, स्क्वायर रूट ई एल स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू वेक्टर्स। क्योंकि राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। ये ई एल है, ये ई आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये नेट आएगा। ये रेजिस्टेंस का फेजर है, ये रिएक्टेंस का फेजर है, क्योंकि रिएक्टेंस इसकी डायरेक्शन में जाएगा। ना ये हो गया आर, ये हो गया एक्सएल, तो ये हो गया कंबाइन अपोजिशन। अपोजिशन इंट्रोड्यूस बाय रेजिस्टर
an opposition introduced by inductor. Combined opposition is called as impedance. ये हो गया impedance of the circuit. तो E का फॉर्मूला जैसे स्क्वायर रूट ई एल स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर आएगा, वैसे Z का फॉर्मूला आएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर. ओके, ये देखिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला. ठीक है. या फेज एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो. फेज एंगल फाइंड आउट करने के लिए तीन रेशो है, साइन कॉस टैन. मुझे जेड नहीं लेना है तो मैं टैन प्रीफर करता हूँ. तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल अपॉन रेजिस्टेंस, ये हो गया टैन फाई. The ratio of inductive reactance to resistance. This is the tangent of phase angle in LR circuit. Clear? अभी दूसरा सर्किट लेते हैं CR. देखो आर ये कंपलसरी रहता है क्योंकि यार आप एक्चुअली कनेक्ट करो मत करो ये आने वाला ही है, क्योंकि ये आर कैपेसिटर का कंडक्टिंग प्लेट इंट्रोड्यूस कर सकता है, इंडक्टर का वायर इंट्रोड्यूस करेगा, कंडक्टिंग वायर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, दो यू कनेक्ट इट और नॉट. ओके, अभी मैंने CR सर्किट लिया, हम लोग करंट नहीं बदलेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट? I is equal to I0 sin omega t. This is the current delivered by AC source that is passing through capacitor and resistor. ये फॉर्मूला है. अभी थोड़ी देर के लिए सोचो कि कैपेसिटर नहीं है. अगर कैपेसिटर नहीं है तो व्हाट इज द करंट डिलीवर्ड बाय द AC सोर्स? ये वैल्यू इट पासेस थ्रू द रेजिस्टर, और रेजिस्टर के अक्रॉस जो EMF मिलेगा दैट EMF is in phase with the current passing through it. तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है ये वोल्टेज करंट का फेज में रहता है. एक अभी थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल है. तो व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू द कैपेसिटर? दिस करंट लीड्स बाय पाई बाय 2 रेडियन टू EMF. इसके में से जो करंट पास कर रहा है तो EMF यहाँ मिलेगा. तो व्हाट इज द वोल्टेज और EMF अक्रॉस द कैपेसिटर? ये पाई बाय 2 रेडिएशन से लैग करेगा. इसमें से जाने वाला करंट और इसके अक्रॉस का EMF दोनों फेज में रहेंगे. इसमें से जाने वाला करंट और इसके अक्रॉस का EMF में पाई बाय 2 रेडियन का डिफरेंस रहेगा. जो EMF है वो पाई बाय 2 से लैग होगा, इंडक्टर में लीड होता था, ये डिफरेंस. लेकिन अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो नेट EMF का फॉर्मूला क्या आएगा? E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. ये फाई कम से कम कितना रहेगा? अभी 0, सॉरी ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 0. कम से कम कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाय 2. ये वैल्यू आ गया. ये फाई अगर जब 0 रहेगा तो बोलो सर्किट में खाली रेजिस्टर प्रेजेंट है, और फाई का वैल्यू जब पाई बाय 2 हो जाएगा तो सोचो सर्किट में खाली कैपेसिटर है, क्योंकि कैपेसिटर में EMF पाई बाय 2 रेडिएशन से लॉग होता है. जब दोनों अवेलेबल रहेंगे तो फाई का वैल्यू रहेगा बिटवीन 0 एंड माइनस पाई बाय 2 इंक्लूडिंग बोथ. ये मैंने आपको मैथमेटिकली समझाया. अभी ग्राफ से देखो, हम लोग करंट का फॉर्मूला नहीं बदल रहे, तो लेट मी पुट फेजर फॉर करंट ऑन एक्स एक्सिस. ये मैंने रखा. एज्यूम करो कि सर्किट में खाली रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है या जो EMF है वो करंट के फेज में रहता है. तो ये आ गया ER. इन दोनों का रेशियो जो रहेगा वो रेजिस्टेंस रहेगा. अभी थोड़ी देर के लिए सोचो कि सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, खाली कैपेसिटर है. तो कैपेसिटर के अक्रॉस का जो EMF होता है वो पाई बाय 2 रेडिएशन से लैग होता है. उसको मैंने निगेटिव Y एक्सिस पे लिया. लीड रहता तो पॉजिटिव Y एक्सिस लेते, लैग हो रहा है तो पाई बाय 2 रेडिएशन से पीछे रखा. ये हो गया EL. तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी उधर आ जाएगा. लेकिन ये दोनों अवेलेबल है. अगर दोनों अवेलेबल है तो व्हाट इज द टोटल EMF या नेट EMF? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, या पैरेललोग्राम स्पेशल केस है रेक्टेंगल. तो ये हो गया EMF डिलीवर्ड जो है, इट इज अक्रॉस द R जो करंट के फेज में है, इट इज अक्रॉस द कैपेसिटर. ये मैंने गलत लिया इधर, ये C होना चाहिए यहाँ पे, इट मस्ट बी C. ठीक है, हम लोग करेक्ट कर लेंगे बाद में. ये वाला ये पाई बाय 2 से लैग हो रहा है.
तो जो सेल ने डिलीवर्ड किया था ईएमएफ ये दो जगह डिवाइड हो गया था। रेजिस्टेंस के अक्रॉस का ईएमएफ करंट के फेज में था और कैपेसिटर के अक्रॉस का ईएमएफ करंट का π/2 से लैग हो रहा था। ये नेट ईएमएफ आ गया। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये ई कितना आएगा, EC स्क्वायर प्लस ER स्क्वायर, या ये कंबाइन अपोजिशन आएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस। तो Z आएगा स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि तीनों साथ में अवेलेबल होंगे, तो L एज वेल एज C एज वेल एज R। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने दो लेके डिस्कस किया। तो जब हम लोग तीनों साथ में लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा जल्दी होएगा। फॉर दैट पर्पज आई टुक दिस टू LR एंड C। नेक्स्ट लेक्चर में तीनों लेके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।